मैं इंटिमिडेट नहीं हूं। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं। पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं हूं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं, जान दी है मेरे परिवार की। दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं। डरो मत, डराओ मत। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पहले कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के अंदर जब 100 दिन उन्होंने पूरे किए, दोनों ही कार्यकालों में देश के गोदी मीडिया ने इतना हल्ला मचाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल की ये उपलब्धियां, फलानी उपलब्धियां, ये उपलब्धियां, वो उपलब्धियां। देश का गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल का प्रशस्ति गान करते नहीं थकता था। लेकिन दोस्तों, इस बार ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे अलग है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि दोनों ही कार्यकालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऑपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कोई भी मुख्य विपक्षी दल उनके सामने था ही नहीं। पहले कार्यकाल में बीजेपी खुद 282 सीटें लेकर आई, दूसरे कार्यकाल में बीजेपी खुद 303 सीटें और कुल मिला के एनडीए 330 के ऊपर सीटें लेकर आई। तो विपक्षी दल तो कहीं भी नहीं था। कांग्रेस मोदी के पहले कार्यकाल में 44 सीटों पर रह गई, दूसरे में 52 पर। जबकि आप सभी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए या मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए कम से कम जितनी सीटें होती है, जैसे 543 सीटें हैं, तो कम से कम 54 सीट्स चाहिए। इन दोनों कार्यकालों में किसी भी दल के पास 54 सीटें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, 2024 का लोकसभा चुनाव एक अलग ही साबित हुआ है दोस्तों। वो कैसे? जहां एक और भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, और बीजेपी के कई नेता संविधान को बदलने का बयान भी देते नजर आए दोस्तों। लेकिन क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा। जिस कांग्रेस को हाशिए पर पिछले 2 कार्यकालों में ढकेला गया था, राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल की, कि इन 100 दिनों में, अब मोदी सरकार तो नहीं कहेंगे, इन 100 दिनों में एनडीए सरकार की क्या उपलब्धियां रही। आज एक एक करके हम उन्हीं उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस 99 सीट्स लेकर आई और भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार वाला नारा धरा का धरा ही रह गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ज्यादा सीटें जहां से हर बार भारतीय जनता पार्टी लेकर आती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरह से हारी। इंडिया अलायंस के दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उनको बुरी तरह से धूल चटाई। दोस्तों, खैर जोड़ तोड़ करके तीसरी बार फिर मोदी की सरकार अपने सहयोगियों के साथ बन गई। राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में बनकर आए। दोस्तों, अब हुआ क्या? आगे क्या हुआ? दोस्तों, जब से यह सरकार बनी है, इस सरकार ने कई बिल पेश किए,
5 बिल पेश किए और पांचों के पांचों बिल उन पर सरकार बैकफुट पर चली गई। कोई भी बिल विपक्ष के विरोध के आगे टिक नहीं सका। अब या तो वो जेपीसी में भेज दिया गया या सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। लेटरल एंट्री का बिल हो, उस नोटिफिकेशन को सरकार को वापस लेना पड़ा। और वहीं सरकार के कुछ ऐसे निर्णय सराहनीय भी रहे, जैसे आयुष्मान भारत को 70 साल या 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी लागू करना। यह सरकार ने कुछ अच्छा काम किया भी था। लेकिन दोस्तों, इस 100 दिन के कार्यकाल को अगर हम गौर से देखें तो 100 दिन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी का कोई, शायद ही कोई बड़ा नेता ऐसा रहा हो जिसने राहुल गांधी के खिलाफ बयान ना दिया हो। अनुराग ठाकुर जी ने तो उनकी जात बता दी। कंगना रनावत ने तो बहुत सारे हमले किए, उनके ओके का टेस्ट बता करने के लिए कह दिया, करवा दिया, सलाह दे डाली। कभी उनको नशे का टेस्ट करने की सलाह दे डाली, कभी उनको खतरनाक बता दिया, कभी उनको देशद्रोही बता दिया। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जीभ काटने तक की बात कह डाली, किसी ने जीभ जला देने की बात कह डाली, किसी ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली, और किसी ने तो उनको देश का नंबर 1 आतंकी तक कह दिया। दोस्तों, आप जरा ये देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी लेड मोदी सरकार की उपलब्धि। इन 100 दिनों में राहुल गांधी को इस तरह से टारगेट किया गया जैसे वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हो। उनको डराने की पूरी तरह से कोशिश की गई। राहुल गांधी अमेरिका क्या गए 3 दिन के दौरे पर, वहां पे हालांकि उन्होंने ऐसे कोई बयान दिए ही नहीं जो देश विरोधी हो, लेकिन भाजपा का प्रचार तंत्र और देश का गोदी मीडिया, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि जैसे देश के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ नफरत का बीजारोपण हो सके। यही नहीं दोस्तों, लोकसभा में जब बजट सत्र चल रहा था तब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया था और उनको कहा था कि आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म हमें सदैव अहिंसा पर चलने का मार्ग दिखाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में उठ खड़े हुए, उन्होंने उस बयान पर प्रतिक्रिया क्या दे दी। देश का सारा गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में ऐसे जुट गया कि जैसे राहुल गांधी ने कौन सा बयान दिया। हालांकि इस बयान के ऊपर शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान आया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी के ऊपर हमले उन 100 दिनों के अंदर ही हुए। यह भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में से एक है। देश के अंदर कोलकाता में इतना भयंकर रेप और मर्डर जैसा कांड हो गया, उसके ऊपर भी भरसक रूप से राजनीति की गई। यहां तक कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को इस्तीफे की पेशकश भी करनी पड़ी। लेकिन देश भर के डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे। उसके हालांकि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ था, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहां पे सवाल देश की बेटियों का है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को पूरी तरीके से पॉलिटिकल बना दिया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए, मध्य प्रदेश में बलात्कार की कई सारी घटनाएं सामने आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी खुद की सरकार थी। दोस्तों, सबसे बड़ा मामला सामने आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, माधवीपुरी बुच और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से संबंध, हितों का टकराव, कई फर्मों में इन्वेस्टमेंट, सेबी के पद पर रहते हुए
फायदे के लाभ लेना। दोस्तों, सरकार इस मामले पर भी चुप बैठे रही। यह भी सरकार की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। दोस्तों, इन 100 दिनों के अंदर सरकार ने कभी महंगाई को लेकर कभी बात नहीं की, कभी बेरोजगारी के ऊपर लेकर कभी बात नहीं की, कभी अग्निवीर के मुद्दे को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसानों के मुद्दे और भी ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे उनके ऊपर बात नहीं की। दोस्तों, इन्हीं 100 दिनों के कार्यकाल में नीट घोटाला भी सामने आया, लेकिन सरकार हमेशा इस मुद्दे से अपने आप को बचाती रही। हालांकि कई गिरफ्तारियां भी हुई, कई सारे लोगों ने बयान भी दिए, लेकिन सरकार यही कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब पड़ताल हुई तो कई लोगों के नाम सामने आए। दोस्तों, यह भी सरकार की उपलब्धि है। यह भी सरकार की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नफरती बयान, राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमले, ये तो खैर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस बार। दोस्तों, यदि गौर से देखा जाए तो क्या महंगाई कम हुई? जी नहीं, महंगाई आज भी आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कड़वा सच है कि लोगों की इनकम घटती जा रही है और महंगाई आसमान को छूती जा रही है। दोस्तों, लोगों का घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। आम आदमी कर्जे के बोझ के तले दबा जा रहा है। दोस्तों, आम आदमी को अब यह नहीं सूझ रहा कि वो करे तो क्या करे। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। दोस्तों, देश में एक पूंजीवाद वाला माहौल बन गया। दोस्तों, क्या सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे? जी हां, लेकिन इस सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आम आदमी 2014 में भी त्रस्त था और आज भी त्रस्त है। क्योंकि दोस्तों, जब यह सरकार 2014 में आई थी, उससे पहले इसी मोदी सरकार में यह नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, उन नारों का क्या हुआ? वो नारे सब हवाई हो गए। दोस्तों, आज का यह बहुत कड़वा सच है कि महंगाई आसमान को छूती जा रही है। दोस्तों, हम कई समय से लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पेट्रोल में कटौती का फायदा आम जनता को दिया ही नहीं। हुजूर ये कह देते हैं, इस टैक्स से हम आम जनता की भलाई के लिए स्कीमें चला रहे हैं। दोस्तों, स्कीमें तो चल जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखती कहां है? किन लोगों का फायदा हुआ है? किन लोगों को फायदा पहुंच रहा है? कहां फायदा पहुंच रहा है? सारा फायदा सिर्फ पेपर्स में ही नजर आ रहा है। दोस्तों, आम आदमी पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। दोस्तों, सबसे ज्यादा महंगाई, उसके बाद शिक्षा का व्यापारीकरण। शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। दोस्तों, क्या सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया? नहीं। 100 दिन सिर्फ सरकार के पास एक ही काम था, राहुल गांधी का विरोध। मणिपुर लगातार 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चले जाते, एक बार भी नहीं गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन मणिपुर पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मणिपुर वो नहीं जाना चाहते। और जबकि राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के बाद भी गए और नेता विपक्ष जब नहीं थे तब भी गए, लोगों के दुख दर्द वहां पर जाके साझा करते रहे। क्योंकि जितनी उनके पास समर्थ थी, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, उस हिसाब से उन्होंने वहां पर जाकर किया। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की ओर ध्यान दिया? यह भी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों,
और भी ऐसी कई छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, अगर उनको हम बताने बैठ जाएंगे तो शायद ये वीडियो ही कम पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आपको संक्षिप्त में बतानी जरूरी समझी दोस्तों। हमारा आज का ये वीडियो मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर था। दोस्तों कृपया आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल के 100 दिन आप उनको किस तरह से देखते हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।